सुबह के 7 बज चुके थे। मुर्गे बांग देकर सबको उठा चुके थे। चिड़िया चहचहा रही थी। लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे। मायापुर में एक नई सुबह हुई थी, लेकिन चंद्रकला के लिए कल का दिन एक बुरे सपने के जैसा था, जिसे वो कभी याद नहीं रखना चाहेगी। चंद्रकला आज घर से नहीं निकलना चाहती थी, लेकिन घर का कुछ सामान लेने के लिए चंद्रकला को बाजार जाना पड़ा। रास्ते में लोगों से नजरें मिला रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई चंद्रकला से यही पूछ रहा हो कि चंद्रकला, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन इस बात का अंदेशा लगा पाना थोड़ा मुश्किल था कि जो ये सब चंद्रकला अपने लिए महसूस कर रही थी, वो कितना सच था। क्या सच में लोग चंद्रकला से नफरत करने लगे थे, या सिर्फ चंद्रकला ही खुद को इतना दोषी समझ रही थी। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, जब कोई गलत आदमी कुछ गलत करता है तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जब किसी सही इंसान पर कोई गलत इल्जाम लगाया जाता है तो फिर वो इल्जाम उसे जीने नहीं देता। यही हुआ था चंद्रकला के साथ भी। चलते चलते चंद्रकला सुनीता के घर के आगे से निकली और देखते देखते सोचने लगी, यही सुनीता थी जो 2 दिन पहले मुझे अपनी गोद भराई में बुलाना चाहती थी, पर अब तो लगता है गोद भराई में बुलाना तो दूर, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। सोचते सोचते चंद्रकला सुनीता के घर से कुछ 4-5 कदम ही आगे निकली होगी कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, चंद्रकला दीदी। चंद्रकला के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि ये आवाज सुनीता की थी। जब चंद्रकला ने पीछे मुड़कर देखा तो सुनीता अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और फिर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे चंद्रकला दीदी, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह। सुनीता ने हंसते हंसते पूछा, जिसे देखकर चंद्रकला के चेहरे पर भी फिर से मुस्कान लौट आई थी। सुनीता ने तो चंद्रकला को ऐसे बुलाया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंद्रकला ने सुनीता के नजदीक जाकर जवाब दिया, कुछ नहीं सुनीता, बस बाजार से सामान लेने जा रही थी। इस पर सुनीता ने चंद्रकला को कुछ याद दिलाते हुए पूछा, वो सब तो ठीक है, पर अपना वादा याद है ना। चंद्रकला ने सोचते हुए कहा, वादा? कैसा वादा? सुनीता ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, इतनी जल्दी भूल गई। अरे परसों ही तो आपने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी गोद भराई में जरूर आओगी। सुनीता ये सब कह रही थी कि पास में से एक राहगीर गुजरा। उसने जाते जाते चंद्रकला से कहा, सब ठीक है चंद्रकला। चंद्रकला ने भी हंसते हुए जवाब दिया, सब ठीक है भाई साहब। लेकिन ये सब होता देख चंद्रकला मन ही मन सोचने लगी कि इसका मतलब मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। गांव वालों के मन में तो मेरे लिए कोई घृणा नहीं है। सच कहते हैं लोग, मायापुर के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। तभी सुनीता की आवाज से चंद्रकला का ध्यान टूटा। क्या हुआ चंद्रकला, कहाँ खो गई? चंद्रकला ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं नहीं, कहीं नहीं। तुमने घर में तो सबसे बात कर ली ना कि एक रुदाली गोद भराई में आ सकती है कि नहीं। सुनीता ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हाँ, मेरी माँ सबसे बात कर ली, तुम उसकी चिंता मत करो। फिर सुनीता ने चंद्रकला के थोड़ा नजदीक आके कान में कहा, वो क्या है ना, हमारे में प्रथा है कि गोद भराई के दिन माँ की कही बात को टाला नहीं जाता। मैंने उसी बात का फायदा उठाया और मना लिया सबको। ये सुनकर चंद्रकला के चेहरे पर भी हंसी आ गई और दूसरे ही पल में चिंतित होके कहा, वो सब तो ठीक है सुनीता, बस कोई अनहोनी ना हो जाए। अगर कोई भी अनहोनी हुई तो सारा इल्जाम तुम्ही पर लगेगा कि एक रुदाली को शुभ काम में बुलाने का यही परिणाम होता है, और फिर इसके लिए तुम्हारी सास तुम्हें जिंदगी भर ताने देगी। सुनीता चंद्रकला की बात को मजाक में टालते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस ज्यादा सोच रहे हैं, और वैसे भी कोई अनहोनी होगी तो फिर तो आपको ही बुलाएंगे ना। चंद्रकला समझ गई कि सुनीता नहीं मानने वाली। तभी सुनीता की सास की अंदर से आवाज आई और सुनीता ने अंदर जाते जाते एक बार फिर कहा,
पक्का आना है दीदी, अगर आप नहीं आई तो ठीक नहीं रहेगा। कहते कहते सुनीता अंदर चली गई और चंद्रकला चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बाजार की तरफ चली गई। जैसे ही चंद्रकला वहां से निकली, उन्हीं झाड़ियों के पीछे से मालती का साया बाहर निकल कर आया और उसने अपनी डरावनी आवाज में गुस्से में कहा, मुझे लगा था कि कम से कम गोद भराई के दिन तो ये रुदाली वहां नहीं होगी, पर जहां भी मुझे जाना होता है ये वहीं पहुंच जाती है। अगर उस दिन भी ये वहां पहुंच गई तो मेरे काम में जरूर रोड़ा बनेगी। कुछ ना कुछ तो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए? मालती सोच ही रही थी कि वो जोर जोर से हंसने लगी। वाह मालती वाह, क्या दिमाग लगाया है। सबसे पहले इस चंद्रकला की बेटी नीति को ही खत्म कर देती हूँ, जिससे चंद्रकला गोद भराई में भी नहीं जा पाएगी और पूरी तरह टूट जाएगी, कमजोर हो जाएगी। एक ही तीर से दो निशाने। और हंसते हंसते मालती का साया वहां से उड़ जाता है। जैसा कि यामिनी ने योगेंद्र से कहा था कि वो पत्थरभुज बाबा से काली शक्तियों की विद्या प्राप्त करेगी, और यामिनी इस काम में जरा भी देरी नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी पत्थरभुज की गुफा मायापुर के बाहर के पहाड़ों में है, इसीलिए वो सुबह सुबह ही पत्थरभुज बाबा की गुफा की ओर निकल गई। लेकिन जब यामिनी वहां पहुंची तो देखा तो आज उस पहाड़ के पत्थर कुछ इस तरह बंद थे कि कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दिन के उजाले में भी एक घना अंधेरा सा छाया हुआ था, और जब यामिनी ने उस पहाड़ के किसी एक पत्थर को छुआ तो कोई दूसरा पत्थर नहीं हिला और ना ही कोई रास्ता बना। यामिनी इससे थोड़ा चिंतित हो गई, क्योंकि ये तो तब होता है जब पत्थरभुज बाबा किसी को अंदर नहीं आने देना चाहते हैं। तो क्या पत्थरभुज बाबा यामिनी को अंदर नहीं आने देना चाहते थे? यामिनी की तो ये सोच सोच कर ही सांसें फूलने लगी थी, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में अगर पत्थरभुज बाबा ने साथ छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी? जब यामिनी को और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उसने वहीं बाहर से ही बाबा को जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। बाबा, बाबा, दरवाजा खोलिए बाबा। गुफा के अंदर बाबा ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और यामिनी की आवाज उनके कानों में पड़ी। दरवाजा खोलिए बाबा, अगर कोई भूल हुई है तो क्षमा मांगती हूँ बाबा, पर कृपा करके अंदर आने दीजिए। तभी देखते ही देखते यामिनी के दाहिने ओर के पत्थर में थोड़ी सी हिलने की आहट हुई। यामिनी समझ गई कि पत्थरभुज बाबा अब उसको अंदर बुलाना चाहते हैं, और यामिनी उस पत्थर के पास गई, और जैसे ही वो उस पत्थर के पास गई और छुआ, उसके सामने के दूसरे बड़े से पत्थर के बीचों बीच दरार होनी शुरू हो गई। पत्थर में दरार होने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि यामिनी ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। यामिनी इन सब से थोड़ा अचंभित थी, क्योंकि अंदर जाते वक्त ऐसा कभी नहीं होता था। जरूर किसी न किसी बात से नाराज है बाबा। तब तक उस पत्थर के दो हिस्से हो चुके थे और दोनों पत्थर थोड़ा थोड़ा अलग हुए और दोनों के बीच एक रास्ता बन गया। यामिनी उस पत्थर की तरफ बढ़ी और जो दरवाजा बना था उसके अंदर चली गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। कुछ 4-5 कदम चली तो उसे नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। यामिनी ये देखकर चौंक गई, क्योंकि आज तक जब भी यामिनी यहाँ आई है सीढ़ियां हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। लेकिन यामिनी ने पत्थरभुज बाबा पर भरोसा किया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। लेकिन जैसे ही यामिनी ने अपना पहला कदम नीचे जाती हुई सीढ़ियों पर रखा, एक झटके में सारी सीढ़ियां गायब हो गई और यामिनी गहरे गर्त में जाती चली गई। यामिनी गर्त में जाती जा रही थी और बहुत ज्यादा डर गई थी और जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, बाबा, बाबा बचाइए मुझे बाबा। और यामिनी एक गहरे गड्ढे में जाकर गिर गई। पर असल में ये कोई गड्ढा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा चौकोर पत्थर था
जो पत्थरबुझ बाबा के सामने पड़ा हुआ था और बिल्कुल छोटी सी यामिनी उसके अंदर दिखाई दे रही थी। लेकिन वही छोटा सा पत्थर यामिनी के लिए एक विशाल काय गड्ढा था, जिसमें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और यामिनी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और वो रोते हुए विलाप करने लगी। बाबा, मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ करो बाबा, लेकिन यहाँ से निकालिए, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। पत्थरबुझ बाबा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है यामिनी, मुझे पता नहीं है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? काली शक्तियों की विद्या लोगी तुम मुझसे? यामिनी समझ गई कि बाबा क्यों नाराज है उससे। उसे अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं बाबा नहीं, मैं काली शक्तियाँ जरूर सीखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था बाबा। बाबा ने हल्की हंसी में हंसते हुए कहा, इरादे? तुम्हारे इरादों से मैं अच्छे से परिचित हूँ यामिनी। तुम्हारे इरादे कभी भी नेक नहीं हो सकते यामिनी। यामिनी ने जवाब में कहा, नहीं बाबा, सच कह रही हूँ मैं। वो मालती हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई है बाबा, तो उसके बचाव के लिए कुछ कुछ विद्याओं का तो पता होना चाहिए ना बाबा। पत्थरबुझ बाबा ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ तो इसके लिए मैंने तुम्हें पत्थर दिया हुआ तो है, जो तुम्हारी हमेशा रक्षा करता है। इसका जवाब जैसे यामिनी ने पहले ही सोचा हुआ था, उसने तुरंत जवाब दिया, वो पत्थर वो सिर्फ मेरे और योगेंद्र भैया के पास है, पर अभी तो उस मालती ने गांव वालों पर ही हमला करना शुरू कर दिया है बाबा। कल ही हवेली के 4 लोगों को मार दिया। अब तो लोग हवेली में आने से डरने लगे हैं। तो एक सरपंच होने के नाते कुछ तो फर्ज बनता है ना बाबा, कि मैं गांव वालों की और हवेली वालों की रक्षा करूं। कब तक उस चंद्रकला के पास जाकर जान की भीख मांगनी पड़ेगी? पत्थरबुझ बाबा को यामिनी की इन बातों में कुछ सच्चाई नजर आई। उन्हें एहसास हुआ कि यामिनी पूरी तरह भी गलत नहीं है। तो बाबा ने पास पड़ी विभूति से अपनी मुट्ठी भरी, उस पे कुछ मंत्र फूका और जैसे ही उस पत्थर पर वो विभूति स्वाहित करी, उस विभूति के धुएं के साथ वो पत्थर भी वहां से गायब हो गया और यामिनी उस पत्थर से बाहर आई। पत्थर के बाहर आते ही जैसे यामिनी की सांस में सांस आई और यामिनी ने लंबी सांस लेनी शुरू कर दी। पत्थरबुझ बाबा ने यामिनी से पूछा, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? यामिनी ने सीधा सीधा जवाब दिया, जल्दी से जल्दी कुछ ऐसी विद्याएं जिनसे मैं खुद की और गांव वालों की रक्षा कर सकूं। बाबा ने जैसे चिढ़ते हुए जवाब दिया, यामिनी, तुम क्या मूर्ख हो गई हो? क्या तुम ये नहीं जानती कि इन विद्याओं को पाने के लिए सालों की तपस्या लगती है और तुम्हें जल्दी से जल्दी चाहिए? यामिनी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं बाबा कि मेरे पास समय नहीं है। वो मालती कभी भी हम पर हमला कर सकती है। मुझे जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। कोई तो उपाय होगा बाबा, जिससे ये शक्तियाँ जल्दी से जल्दी हासिल की जा सके। पत्थरबुझ बाबा ने इस पर कुछ विचार किया और फिर कहा, ईश्वरीय शक्तियों का या अच्छी शक्तियों का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। उनके लिए सालों तक तपस्या और घोर कष्ट सहने ही पड़ते हैं, लेकिन बुरी और काली शक्तियों के कुछ ना कुछ तोड़ तो जरूर होते हैं। ये सुनते ही यामिनी ने उत्साह में पूछा, हाँ तो बाबा बताइए ना तोड़, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कठिन से कठिन रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने इसका जवाब दिया और कहा, ये सब तोड़ मेरे पास नहीं है यामिनी, ये सारे तोड़ एक किताब के अंदर लिखे हुए हैं। यामिनी ने आश्चर्य से पूछा, किताब? कैसी किताब और कहाँ है वो किताब? बाबा ने हल्का सा ताना मारते हुए और हंसते हुए कहा, तुम्हारी प्रिय मित्र चंद्रकला के पास। ये सुनते ही यामिनी गुस्से से भर गई और पूछा, चंद्रकला के पास? फिर बाबा ने कहा, हाँ चंद्रकला के पास। याद है उस रात जब अंगुना ने और मालती ने तुम लोगों पर हमला किया था और कोई टोटका कुछ असर नहीं कर रहा था? तब चंद्रकला ने इसी किताब की मदद से एक घेरा बनाया था और उसके अंदर कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर पा रही थी। यामिनी बड़े ध्यान से सुन रही थी। बाबा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और चंद्रकला ने इसी किताब की मदद से एक यज्ञ करके ये पता लगाया था कि उस कमरे के अंदर मालती कैद है और तुम लोगों ने ही मारा है उसे। ये सब सुनते ही यामिनी की आंखें फटी की फटी रह गई
और बाबा ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, काली शक्तियों को लेकर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस किताब में नहीं लिखी हुई है। अगर चंद्रकला से तुम वो किताब मुझे ला कर दे सको तो उसमें कोई ना कोई ऐसा तोड़ जरूर होगा कि तुम सारी काली शक्तियां एक ही झटके में सीख सको। यामिनी का चेहरा उत्साह से भर गया था। उसने बाबा से कहा, कुछ भी हो जाए बाबा, वो किताब मैं आपको लाकर जरूर दूंगी। प्रणाम। और हाथ जोड़कर यामिनी वहां से चली गई। सांझ हो चुकी थी। चंद्रकला खुद के लिए और नीति के लिए खाना बना रही थी। चंद्रकला के मकान से कुछ 100 मीटर दूर एक औरत चली आ रही थी। तभी उस औरत के पीछे मालती का साया नजर आया। वो औरत आगे आगे चल रही थी और मालती का साया उसके एकदम पीछे पीछे। तभी हवा का एक तेज झोंका सा आया और उस औरत को एक झटका सा लगा। मालती का साया उस औरत में प्रवेश कर चुका था। वो औरत चलते हुए चंद्रकला के घर के बाहर गई और उसका दरवाजा खटखटाया। चंद्रकला खाना बनाते बनाते उठ के आई और दरवाजा खोला तो देखा वो औरत सामने खड़ी थी और उसने कहा, चंद्रकला, वैद्य जी ने तुमको बुलाया है अपने घर पर। चंद्रकला थोड़ा अचंभित हुई कि इस वक्त वैद्य जी ने उसे बुलाया है, क्योंकि चंद्रकला का घर गांव के इस कोने पर है और वैद्य जी का घर गांव के उस कोने पर जाकर वापस आने में तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। पर अगर वैद्य जी ने इतनी रात को बुलाया है तो कुछ ना कुछ काम तो जरूर होगा। पर इससे पहले कि चंद्रकला उस औरत से कुछ पूछ पाती, वो जा चुकी थी। चंद्रकला अंदर गई और नीति से कहा, बेटा, मैं अभी 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तुम अंदर से कुंडी लगा लो और कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। नीति ने भी हामी में सर हिलाया। चंद्रकला बाहर गई। बाहर से दरवाजा बंद किया और नीति ने अंदर कुंडी लगा ली और चंद्रकला ने दरवाजे के बाहर एक लाल सुरक्षा धागा बांध दिया ताकि कोई बुरी शक्ति अंदर ना जा सके और वहां से चली गई। एक तरफ चंद्रकला घर से बाहर निकली थी और दूसरी तरफ मालती का साया घर के ऊपर मंडरा रहा था। आखिर क्या करेगी मालती नीति के साथ? या चंद्रकला को पहले ही अंदेशा हो जाएगा और वो वापस आकर नीति को बचा लेगी? और यामिनी क्या षड्यंत्र रचेगी चंद्रकला से वो किताब हासिल करने के लिए?